हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो इस दौर में कॉमन होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं एच पाइलोरी की। एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक किस्म का जरासीम होता है, बैक्टीरिया होता है जो इंसानी जिस्म में स्टोमक के अंदर पहुंच करके और मर्ज पैदा करता है। ये जरासीम सलाइवा के ज़रिए किसी भी इंसान के जिस्म में पहुंच सकता है, खाने या पीने की चीज़ के ज़रिए ये अंदर जा सकता है। और जब ये स्टोमक में चला जाता है तो जो स्टोमक की म्यूकोसल लाइनिंग्स है वहाँ पे ये ग्रोथ करता है और वहाँ नुकसान पहुँचाता है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जब इंसानी जिस्म में चला जाता है तो ये मर्ज पैदा होता है, सीधी सी बात है इसका। लेकिन हर शख्स के पेट के अंदर जाने के बाद ये मर्ज पैदा कर देगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दुनिया के ऑलमोस्ट 50% आबादी में एच पाइलोरी पॉजिटिव पाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 20% लोगों में इसके सिम्टम्स आते हैं, यानी कि 80% लोग जो एच पाइलोरी पॉजिटिव है या कहें कि जिनके स्टोमक में एच पाइलोरी है लेकिन उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 20% लोग वो हैं जिन लोगों के स्टोमक के अंदर जाकर के एच पाइलोरी को अपने ग्रोथ करने का, अपने पनपने का, अपने सर्वाइव करने का माहौल मिला। ध्यान दिया जाए, पहली बात तो ये है कि स्टोमक के अंदर पहले से ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पर कि वो बैक्टीरिया सस्टेन कर सके, ज़िंदा रह सके। उसके बाद वो अपनी ग्रोथ करने के लिए म्यूकोसल लाइनिंग में जाता है और वहाँ पर अपना एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है जिसमें कि स्टोमक के अंदर चूँकि एसिड सीक्रेट होता है, एसिड हर किसी को जला देता है, मार देता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर उस एसिड का असर नहीं होता, बल्कि ये खुद अपना एक और ज़्यादा एसिड या कहे कि इसका अपना प्रोडक्ट होता है जो नुकसान पहुँचाता है। लेकिन अगर हम इस बात को समझ लें कि ये वहाँ क्यों ग्रो करता है, वहाँ क्यों सस्टेन कर पाता है, तो इलाज करना ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा बेहतर इलाज हो पाएगा। हमने ये जान लिया अपनी रिसर्च के ज़रिए कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं किसी भी पेशेंट को, वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से हैं। ठीक है, कोई दो राय नहीं, किसी तरह का कोई सवाल नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को जान लें कि ये 80% लोगों में इस कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, 20% लोगों में क्यों करता है, वो इसलिए करता है, इसको हमें यूनानी नज़रिए से देखना होगा। इसको लैब टेस्ट के ज़रिए प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस के बेस पे अगर देखेंगे तो सही ढंग से ट्रीट कर पाएंगे। तो जब किसी शख्स के अंदर पेट में ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जाता है तो वहाँ पहले से उस स्टोमक में वो हरारत और वो रतूबत यानी कि वो लिक्विड मौजूद होता है जो इस बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए, पनपने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन असबाब, इन जो सिम्टम्स हैं, इनका कॉज है, लेकिन उस हेलिकोबैक्टर को पैदा करने के लिए दूसरे असबाब हैं, जैसे कि ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना, फ्राइड आइटम्स का खाना, एक्सरसाइज की कमी करना या किसी तरह की ज़्यादा स्ट्रेस में रहना। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो खाने पीने का रोल है वो ज़्यादा है। और इस खाने पीने से न सिर्फ ये होता है कि जो स्टोमक का अपना मिजाज है वो गर्म हो जाता है, बल्कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है स्टोमक का वो गर्म हो जाता है, और वहाँ का जो एक फ्लोरा और फौना होता है, जो वहाँ का एक माहौल होता है, वो बिगड़ जाता है। तो कोई भी शख्स जब कोई इसका नॉर्मल हालात रहते हैं तो हेल्दी रहता है, एबनॉर्मलिटी का नाम बीमारी है। तो और जब ये हम गर्म चीज़ें खाते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं, तो न सिर्फ ये डायरेक्टली हमारे स्टोमक के एज ए बॉडी ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि इसी के साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी तरह से हेलिकोबैक्टर भी आ जाता है और फिर ये अपना काम करता है। इसलिए हमें बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझना है चाहिए कि अगर हमारे स्टोमक के अंदर हरारत है, गर्मी हो गई है, एसिडिटी हो गई है और वहाँ रतूबत भी ज़्यादा है, तो फिर हमें उसका इलाज करना चाहिए। और
अगर उसका इलाज नहीं हो पाता है तो धीरे 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 हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की ग्रोथ बढ़ती है और वो म्यूकोजल लाइनिंग्स जो होती हैं उनमें रहता है और वहाँ उनमें इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। सबसे जाहिर सी बात है, वहाँ वो इरिटेशन पैदा करेगा, वहाँ अपना ग्रोथ को बढ़ाएगा तो वहाँ स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक आ जाती है। उसकी वजह से फिर उल्टी का मन करता है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, पेट फूलता है, गैस बनता है, खाना हजम नहीं होता है, एसिडिटी होती है, रिफ्लेक्स होता है, बहुत सारी अलामत आती हैं और ये अलामतें पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। किसी में डकार ज़्यादा आती है, किसी को रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है, किसी की बदहज़मी हो जाती है। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करता चलूँ, इसमें इंडाइजेशन तो होता ही है, वो तो ज़रूरी चीज़ है, लेकिन यूनानी नज़रिए से जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इंडाइजेशन कई तरह का होता है। एक ऐसा इंडाइजेशन जिसको हम फसाद हज़म कहेंगे, जहाँ पर कि हाजमा बिगड़ गया है लेकिन उसके अंदर जरासीम पैदा हो गए हैं, ऐसा फसाद पैदा हो गया है, तब ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जैसी चीज़ें वहाँ पनपती हैं, ग्रोथ करती हैं और ये अपने सिम्टम्स देती हैं। तो अब जबकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वहाँ पे आ गया है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसके सिम्टम्स आ गए हैं, तो फिर हमें आज के दौर में ये एक बहुत आसानी की बात हो गई है कि इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि हाँ, यहाँ पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पॉजिटिव है और उसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अब इलाज के दो तरीक़े हो सकते हैं। एक तरीक़ा ये हो सकता है जो कि मॉडर्न तरीक़ा है कि जो बैक्टीरिया है उसको मार दिया जाए, वो भी इलाज है। लेकिन वहाँ का एक नुकसान ये होता है कि अक्सर उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं वो खुद भी वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को बिगाड़ते हैं, वहाँ स्टोमक में हरारत गर्मी पैदा करते हैं, उसकी वजह से और इंडाइजेशन पैदा होता है और बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पर कि ये इससे क्योर हो पाए, नहीं तो अक्सर बढ़ता है, रिकरेंस होता है। क्योंकि अगर आप जरासीम को जो अभी हैं उनको मार देंगे तो उनकी जो सिस्ट हैं वो आ जाएंगी और दूसरी बाद में फिर से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आ सकता है, क्योंकि हमने वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का जो फ़िज़ा थी उस स्टोमक की, उसको नॉर्मल नहीं किया। तो इसके लिए सही तरीक़ा ये है कि जो स्टोमक का मिजाज बिगड़ा है, जिसमें गर्मी आ गई है, जिसमें सोजिश हो गई है, उसको सही किया जाए एज ए बॉडी। स्टोमक का एक तो स्टोमक बॉडी है और एक स्टोमक का फंक्शन है, तो उसके फिर फंक्शन में जो खराबी आ गई है, जो कि हाइपर एसिडिटी हो रही है, हाइपर सीक्रेशंस हो रहे हैं, या पेराइटल सेल्स में से जो एंजाइम्स सीक्रेट हो रहे हैं, एसिड सीक्रेट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हो रहा है, वो परेशानी पैदा कर रहा है। तो हमें जाहिर सी बात है यहाँ इसको कूल डाउन करना है स्टोमक को, ताकि यहाँ के जो सेल्स हैं वो स्टिमुलेट ना हो और हाइपर सीक्रेशंस ना करें, एक बात। दूसरी बात, अब जो सीक्रेशन हो चुका है, आमतौर से जो मॉडर्न सिस्टम में ये होता है कि जो सीक्रेशन हो चुका है उसका इलाज किया जाता है, दवा दी जाती है, वो सीक्रेशन सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, सुकून मिल जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर वही हालत हो जाती है। तो अब हमें इसको सूखने के लिए दवा दी जाएगी, चूँकि सीक्रेशन तो रोज़ होगा, तो दोनों काम करने होते हैं और एक काम उसमें साथ के साथ ही हमें इन्फ्लेमेशन उतारने के लिए भी देना होता है। लेकिन ये सब के साथ परहेज़ ज़रूरी होता है। परहेज़ में तली हुई चीज़ों का, फ्राइड आइटम्स का परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिर्च मसाला और नॉन वेज आइटम्स, इन सब चीज़ों का परहेज़ रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा बाहर के जो फ्राइड आइटम कुछ भी हैं, चाहे लेस, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब नुकसान देते हैं, पेट की डाइजेशन को बिगाड़ते हैं। तो हम जब इसका अब ट्रीटमेंट की हम अगर बात करें तो जो हमारा उसूल है, जिसको हम कहेंगे कि यूनानी का जो उसूल है, चूँकि पहले के ज़माने में देखिए यूनानी सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है और इसमें पहले इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस नहीं थे, तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि ये बैक्टीरिया है ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो अलामात हैं उसके हिसाब से हम इसको जो ट्रीट करते हैं उसके बारे में हम बात करें, चूँकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़्यादातर केस ठीक हो जाते हैं, एच पाइलोरी नेगेटिव हो जाता है, वो कोई बात नहीं है। तो इसमें हम एक शरबत बसूरी मोतदिल, जो कि हम म्यूकोजल जो इन्फ्लेमेशन है उसको उतारने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये जो सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फ्लेमेशन होता है उसके लिए शरबत बसूरी एज एन इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा काम करता है।
इसके बाद फिर हमें जो मैदे में जो कमज़ोरी आई है, उसमें जो हरारत पैदा हुई है या उसमें जो टूट फूट हुई है, वो उसके लिए हम माजून मरजान का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि माजून मरजान हमारे बहुत कम बन पाती है, उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं जिनका कि अक्सर नहीं बन पाती है, तो फिर हम उसके लिए जवारिश मेदी के लिए हम हमारा अपना दूसरा एक प्रोडक्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम फिर एक बार और हम लीवर का भी ध्यान रखते हैं। इसके लिए हम हब्बे जिगर वाहिदी का इस्तेमाल करते हैं जो हमारा अपना फार्मूला है। आप इसमें एक माजून दबिदुल वर्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो एक नुक्ता है जिसको कि वो भी मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। होता क्या है कि एच पाइलोरी केस जो है अक्सर क्रोनिक केस होता है। बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद इसका इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर उसके बाद पता लगता है। तो ऐसे केसेस में हमें एक ऐसी दवा देनी होती है जो स्टोमक के फाजिल मादे को, एक्स्ट्रा लिक्विड को सोख ले और वहाँ से जो वर्म है, इन्फ्लेमेशन है, उसको भी उतार दे। लेकिन ऐसे वक्त में आप यूँ कहेंगे कि फिर हमें ऐसी कोई गर्म दवा क्यों नहीं दे जो उसको वहाँ को सोख दे, जैसे जवारिस जालिनूस। नहीं, जवारिस जालिनूस हम नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए वहाँ पे स्टोमक में इरोजन्स हो जाते हैं। जवारिस जालिनूस जिसमें कि फिलफिल शाह भी है और भी इस तरह के इंग्रीडियंट्स हैं, वो सोजिश पैदा करेगी, उल्टा नुकसान करेगी, हरारत को बढ़ाएगी, उल्टा नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पे हम माजून दबिदुल वर्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि मुलय्यन गुल सुर्ख है और बाकी उस तरह की तेज़ी इसमें नहीं है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो एक फॉर्मूल कहिए कि प्रिस्क्रिप्शन कहना चाहिए, एक नुस्खा जो है, उसमें हम सिंपल सी बात करें तो इसका शरबत बजूरी, माजून दबिदुल वर्द हो गया, और जवारिश मेदी, हब्बे जिगर, और एक अगर किसी तरह का कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के केसेस का असर दिमाग पे भी होने लगता है, जिसको कि आम तौर से लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ के लिए भी जो कैप्सूल सुकून या माजुन माली खोलिया या ऐसा ही कोई प्रोडक्ट जब जैसी ज़रूरत होती है हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एच पाइलोरी एक नया नाम, मॉडर्न नाम है, मॉडर्न डायग्नोसिस है। उसके बावजूद भी जब हम इसको यूनानी नज़रिए से देखते हैं, यूनानी कॉन्सेप्ट्स पे इस पे काम करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अगर किसी चीज़ को बुनियादी तौर पे समझें, उसकी वजह को समझें। ये हमेशा ही होता है कि एटियोलॉजी आपको हर किसी मर्ज़ की देखनी होती है, उसको समझना होता है, और उसको अगर आप यूनानी कॉन्सेप्ट के ज़रिए समझते हैं तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है। या कहिए कि एक बहुत ही लंबी स्टडी और बहुत लंबी प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन हम हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इसको बहुत आसान बना रहे हैं, ये हमारी कोशिश है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।